नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक व्हाइट स्टूडियो की एक और वीडियो में। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। स्पॉइलर आने वाला है, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। शुरुआती सीन में मंगोलियाई बॉर्डर की पहाड़ियां दिखाई देती है, जहां कई सालों से अजीब चीजें पाई गई हैं, जिनमें कई अज्ञात प्राणियों के विशाल जीवाश्मों के साथ साथ हजारों सालों पुराने शरीर भी शामिल हैं, जिनका मांस अभी भी उनके शरीर पर बरकरार है। इसके बाद सीन साल 1979 में आता है, जब एक वैज्ञानिक प्रोफेसर यांग सियालिन एक खास टीम को कुनलुन की पहाड़ियों की जांच के लिए इकट्ठा करते हैं। वो उन रहस्यमय खोजों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है। फिर हमारा परिचय हु बई से कराया जाता है, जो इस खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। वो अक्सर बहुत थकावट के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि उनका काम कितना कठिन है, पर शुक्र है प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग का, जो एक मेडिक है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। हु बाई अंदर ही अंदर से पिंग से प्यार करता है। उसे लगता है कि वो उसे लंबे समय से जानता है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम को एक बहुत बड़ी खोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ ही समय बाद गुफा हिलने लगती है, जिसमें अंत में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा कैंप नष्ट हो जाता है। खतरे को भांपते हुए कमांडर हान जीवांग के नेतृत्व में हथियारबंद सैनिक टकराव के लिए तैयार होकर गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं। हालांकि बाहर आने वाले एकमात्र लोग प्रोफेसर यांग और अपनी जान बचाने में कामयाब कुछ कर्मचारी ही है। लगता है कि विस्फोट ने गुफा के अंदर का रास्ता खोल दिया है। इसीलिए हान पूछता है कि क्या कोई प्रोफेसर के साथ इसकी जांच करना चाहता है। क्योंकि इसमें जान गंवाने का जोखिम है, तो ज्यादातर सैनिक भाग लेने से झिझकते हैं। लेकिन बहादुर पिंग तुरंत इस मिशन में अपने पिता की मदद करने के लिए आगे आती है, जिससे हु बई को भी प्रेरणा मिलती है और उसका सबसे अच्छा दोस्त कैंग सन भी उसका साथ देने का फैसला करता है। अंत में इस मिशन पर जाने के लिए सैनिकों का एक ग्रुप बनाया जाता है। इसके बाद टीम ध्वस्त गुफा से अपना रास्ता बनाते हुए अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। जल्द ही वो एक गहरी खाई के पास आ जाते हैं और उसमें नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंत वो एक बर्फीली जमीन पर पहुंच जाते हैं, जहां से एक रास्ता अंधेरी गुफा की ओर आता है, जिसमें उतरने पर उन्हें अजीबोगरीब जीवाश्मों से भरी एक अज्ञात गुफा मिलती है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, जो उन्हें पहाड़ के दूसरी ओर ले जाता है। प्रोफेसर यांग हु बई को बताते हैं कि लेजेंड्स के अनुसार इस जगह में एक प्राचीन साम्राज्य का दरवाजा है, जो कि एक गुप्त प्रजाति से संबंधित है। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब बाकी सैनिकों को एक चौंकाने वाली खोज मिलती है, जो कि किसी जानवर के विशाल पैरों के निशान थे। इसके बाद वो सब इस फैक्ट से अनजान कि उनके आसपास एक विशाल जानवर है, उन पंजों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें अपने आसपास तितली जैसे कई अजीब जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो तितलियां नहीं, बल्कि अजीबोगरीब दिखने वाले चमगादड़ है। वो कितने खतरनाक है, इस बात से अनजान एक सैनिक उस चमगादड़ को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो सैनिक नीली लौ में जलकर मर जाता है। दो और सैनिक उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनका भी वही हाल होता है। कुछ सेकंड बाद बहुत से चमगादड़ उनकी टीम को घेर लेते हैं, जिससे उन्हें गोलियां चलाने पर मजबूर होना पड़ता है। गोलियों के शोर से पास में एक विशालकाय जानवर चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। हालांकि उसके अचानक मूवमेंट के कारण एवलांच शुरू हो जाता है, जो उनकी टीम के लिए एक और चुनौती बन जाता है। खुद को बचाने के लिए सैनिक भागने लगते हैं, फिर भी उनमें से कई मारे जाते हैं। एक पॉइंट पर आकर उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने एक खाई थी। कोई और चॉइस ना होने पर सैनिक रस्सियों का सहारा लेते हुए नीचे उतरने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, हु बाई और पिंग से बंधी हुई रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर अटक जाती है, जिसके कारण दोनों वहीं बीच में लटक जाते हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी टूट जाती है और वो दोनों नीचे अंधेरी खाई में गिर जाते हैं। अगले सीन में हु बाई को होश आता है और वो खुद को पिंग की बाहों में पाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो इतनी ऊपर से गिरने पर भी कैसे बच गए। अब इस घटना से जीवित बचे लोगों की संख्या घटकर 4 हो गई है, जिनमें हु बाई, पिंग, प्रोफेसर यांग और कैंग सन ही बचे हैं। ये बचे हुए लोग अपनी खुदाई फिर से शुरू करने से पहले जितना संभव हो उतना सामान इकट्ठा करते हैं। अंत वो एक बड़ी गुफा में पहुंचते हैं, जिसके सेंटर में एक ऊंचा टावर है। प्रोफेसर इस जगह को कुनलुन के पवित्र महल के रूप में पहचानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस टावर में 9 लेवल है, जहां राक्षस रूपी प्राणियों को कैद किया गया है। प्रोफेसर फिर घुटने टेकते हैं और एक मोमबत्ती जलाते हैं। आग से लपटें पैदा होती है, जो चमगादड़ों के झुंड को बुलाती है, और वो टावर को घेर लेते हैं। इसके बाद वो कैंग सन के टोकने के बावजूद हु बाई और पिंग को टावर के अंदर जाने को कहते हैं। जैसे वो दोनों हाथ पकड़ कर अंदर जाते हैं, उन्हें ऊपर की तरफ एक खुला भाग दिखाई देता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है। इसके तुरंत बाद गुफा से बहुत सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती है। कैंग सन को लगता है कि उन्होंने शैतान के द्वार को खोल दिया है और वो जल्दी से मोमबत्ती को बुझा देता है।
जिससे पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाती है और दुर्भाग्य से उसकी वजह से सारे चमगादड़ उन पर हमला करने लगते हैं। ना बच पाने वाले खतरे को भांपते हुए कैंग सन चमगादड़ों का ध्यान भटकाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, जिससे बाकी के लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो तीनों किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो एक झरने के पीछे की ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। वो अभी सोच ही रहे हैं कि आगे क्या करना है, पर उससे पहले चमगादड़ उन तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हू बाई प्रोफेसर और उनकी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक चमगादड़ उस पर पीछे से हमला कर देता है। उसे जलता देख पिंग अपने पिता के साथ कूदने से पहले जल्दबाजी में उसे पानी में धकेल देती है। हू बाई पानी में पिंग को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक विशाल जानवर उसे उससे दूर ले जाता है। इसके बाद दुखी हू बाई तैरकर बाहर निकलता है और बेस की ओर वापस जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने जख्मों का इलाज करवाता है, जबकि हान उसे बताता है कि वो उस मिशन से बचने वाला एक लौता इंसान है। कमांडर उसे आगे बताता है कि उन्हें पिंग और उसके पिता को छोड़कर बाकी सभी की बॉडीज मिल गई है। अपने प्यार को खोने से दुखी हू बाई सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है और बिना किसी को बताए घर वापस जाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। स्टेशन पर उसके नए एम्प्लॉयर मिस्टर वांग उसे लेने आते हैं। उन्होंने उसे लाइब्रेरियन की नौकरी पर रखा है। अब वो वहाँ काम करना शुरू कर देता है और शांति से अपना जीवन बिताने लगता है। एक दिन दोपहर के खाने के दौरान एक बार में वो अपने बचपन के दोस्त कैक्सवान से मिलता है, जो कि एक एंटरटेनर के रूप में काम करता है। अगले दिन काम के दौरान उसकी नजर प्रोफेसर यांग की लिखी एक किताब पर पड़ती है। उसे पढ़ने पर उसे उसमें उसी राक्षस टावर के बारे में कई जानकारियां मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि प्रोफेसर को शुरू से ही इसके बारे में पता था। जैसे ही वो सभी कड़ियों को जोड़ता है, वो समझ जाता है कि सिर्फ वो और पिंग ही उस टावर को एक्टिवेट कर सकते थे, इसीलिए प्रोफेसर ने पहले उन्हें वहां भेजा था। इसी बीच कमांडर हान और उनकी टीम को एक ताबूत मिलता है, जिसमें पिंग की तरह दिखने वाली एक जिंदा लड़की होती है। वो उसे शार्ली नाम देते हैं। इस लड़की के पास कंट्रोल से बाहर एक रहस्यमयी शक्ति है, इसीलिए अधिकारी उसे कड़ी निगरानी वाले कमरे में कैद करके रखने को मजबूर हैं। 3 साल बाद कमांडर हान की टीम को प्रोफेसर यांग मिल जाते हैं और वो उन्हें अपने मुख्यालय में लाते हैं। उसी समय पश्चिमी चीन में ऑयल सिटी रहस्यमय विशाल जानवरों के हमले का शिकार हो जाती है, जिससे चारों ओर विनाश हो जाता है। जब प्रोफेसर यांग को इसके बारे में पता चलता है, तो वो एक थ्योरी के माध्यम से बताते हैं कि टावर के एक्टिवेट होने की वजह से अंतरिक्ष और समय में एक प्रवेश द्वार खुल गया है, जिसके कारण राक्षसी जीवों को पृथ्वी पर आने का रास्ता मिल गया है। और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोफेसर चुपचाप से सैन्य मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। इन राक्षसों के पृथ्वी पर आने का असर हू बाई पर भी नजर आने लगता है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना उसका जख्म उसे परेशान करने लगता है। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते समय उसकी पीठ अचानक से नीली लपटों से जलने लगती है और वो ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। वो अब वहाँ पड़े फर्नीचर के साथ साथ अपने दोस्त को भी हवा में उड़ाने लगता है। कुछ समय बाद मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं और चल रही घटना को देखने के बावजूद वो बहुत शांत दिखाई देते हैं। वो बहुत जल्दी से स्थिति पर नियंत्रण पाकर चीजों को फिर से सामान्य स्थिति में ले आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो मिस्टर वांग बताते हैं चमगादड़ों के हमले के कारण हू बाई का खून राक्षसी शक्तियों से मिल गया है। उनके अनुसार हू बाई अब अपार शक्तियों का मालिक बन गया है, लेकिन इनका उपयोग उसे नर्क की ओर ले जा सकता है। हू बाई को आश्चर्य होता है कि वो ये सब कैसे जानते हैं। तभी मिस्टर वांग अपनी शक्तियों से उस लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देते हैं। अंत में वो खुद को सूलिन राष्ट्र के राजकुमार यी का रक्षक बताते हैं। वो आगे बताते हैं कि राजकुमार यी असल में हू बाई के पूर्वज थे और उन्होंने ही पृथ्वी पर कब्जा करने वाली राक्षस जाति के खिलाफ इंसानों का मार्गदर्शन किया था। राजकुमार यी ने टावर को सील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था, जिससे ज्यादातर राक्षस उसमें फंस गए, लेकिन उनमें से कुछ ने इंसानी रूप धारण कर लिया। ये राक्षस अब हू बाई को खोज रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा इंसान है जो उस टावर को खोल सकता है। दूसरी तरफ सेना मुख्यालय में ऐसा लगता है कि शार्ली के वापस वहां आने पर उसकी यादें ताजा हो गई है और वो आश्चर्यजनक रूप से हू बाई से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। जिसके बाद हान उसका पता लगाकर उससे मिलने लाइब्रेरी में आता है, लेकिन हू बाई पहले तो फिर से सेना में भर्ती होने से इनकार कर देता है, पर बाद में पिंग जैसी दिखने वाली लड़की के बारे में सुनकर वो अपना मन बदल लेता है। इसके बाद हू बाई कमांडर के साथ चले जाता है और कैक्सवान भी उसके साथ जाता है। हान उन्हें उत्तरी चीन में ले जाता है, जहां वो उन्हें उस टीम से मिलवाता है जो प्रोफेसर को ढूंढने के मिशन पर जाएगी। उस टीम में चेंग डोंग नाम का एक लड़का, वई वई नाम की एक लड़की, शार्ली और कुछ सैनिक शामिल है। शार्ली को देखकर भावनाओं में घिरा हू बाई उसे पिंग कहकर पुकारता है, लेकिन वो खुद को शार्ली कहती है। फिर उनकी टीम अपने मिशन पर निकलने से पहले हथियार और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। वो ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान में अपना रास्ता बनाते हैं। एक जगह वो रेतीले तूफान की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैक्सवान और 3 और लोग उनसे अलग हो जाते हैं।
कई दिनों तक बिना रुके चलने पर हु बाई और बाकी सब आयल सिटी के खंडरों तक पहुंच जाते हैं, जबकि केक्सवान का ग्रुप अभी भी रेगिस्तान के बीच फंसा हुआ है और अचानक उन पर एक राक्षस हमला कर देता है। तब खुद को बचाने की कोशिश में वो और भी अलग हो जाते हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद राक्षस उनमें से 2 लोगों को मार देता है, जबकि केक्सवान और एक और सैनिक आयल सिटी तक पहुंचने में कामयाब होकर बाकियों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। राक्षस के साथ उनके सामने की बात सुनकर हु बाई वहां से जाने का सुझाव देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैसे गुफा में सब मारे गए थे वैसा यहाँ भी हो। हालांकि चैंग और शार्ली रुककर अपना मिशन पूरा करने का फैसला करते हैं। वो भी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक राक्षसों की आने वाली आवाजें सुनकर वो रुक जाते हैं और हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही वो एक राक्षस को मारकर दूसरे के पीछे जाते हैं, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं पहले वाला राक्षस गायब हो जाता है। उनकी लड़ाई के बीच शार्ली एक खाली स्कूल की ओर भागती है और हु बाई उसका पीछा करता है। अंदर जाने पर उसे छत से लटकी कई डेड बॉडीज दिखाई देती है। फिर उसे एक सुरंग मिलती है जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। इसके तुरंत बाद उस पर एक राक्षस हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो राक्षस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शार्ली बीच में आ जाती है और वो राक्षस को जाने पर मजबूर कर देती है। घटनाओं के अजीब मोड़ लेने पर शार्ली अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से हु बाई के शरीर को ताबूत के अंदर डाल देती है। इसी बीच घटना स्थल पर बहुत से राक्षस आने के कारण बाकी के लोग एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में छिप जाते हैं और चांदी की गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके उनका मुकाबला करते हैं। ये साफ हो जाता है कि राक्षसों के पास जबरदस्त ताकत है, जिससे गोलियां उन पर कोई असर नहीं करती। दूसरी ओर वही पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को पुतलों के बीच छुपा लेती है और ना हिलने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही वो राक्षस दूर जाता है वो केक्सवान की ओर तेजी से भागती है और दोनों एक बस के अंदर छुप जाते हैं, पर फिर भी राक्षस उनका पता लगा लेते हैं और बस पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद हु बाई को होश आता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके हाथ का घाव तेजी से ठीक होने लगता है, जिससे वो स्तब्ध रह जाता है। फिर वो उसी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ वो राक्षसों का टावर है। वहाँ वो एक राक्षस को पिंक के शरीर को जलाते हुए देखता है, जो अंत में राक्षसों की रानी के वश में हो जाता है। राक्षस के चले जाने के बाद हु बाई उसके पास आता है और पिंक की वापसी की मांग करता है। हालांकि रानी पिंक के शरीर को छोड़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके पास टावर को एक्टिवेट करने की शक्ति है। बजाय इसके वो उसे टावर पर साथ चलकर उस दरवाजे को खोलने को कहती है, पर हमारा हीरो कुछ देर सोचता है और उसे मना कर देता है। वो उसे उसको ऑयल टाउन वापस भेजने को कहता है और कहता है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। राक्षसों की रानी को ये काफी मजेदार लगता है और वो उसे वापस भेजकर एक मौका देने का फैसला करती है। तब तक शार्ली सारे राक्षसों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेती है और उन्हें उनके ग्रुप के सभी लोगों को मारने का हुक्म देती है। जैसे ही वो वापस लौटता है हु बाई देखता है कि राक्षस केक्सवान और वही के बस पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए वो उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर उन्हें मार देता है। ये देखकर बाकी के शैतान उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन शार्ली उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि टावर के दरवाजे को सिर्फ वही खोल सकता है। फिर वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और उसकी सुरक्षा करने का वादा करती है। हालांकि हु बाई ये जानता है कि पिंक कभी वापस नहीं आएगी, तो वो एक पिस्तौल निकालता है और उसे 3 बार गोली मारता है, जिसके बाद सभी राक्षस गायब हो जाते हैं और वो टावर भी ढह जाता है। अपनी आखिरी सांसों में शार्ली उसे बताती है कि सिर्फ वही उसे मार सकता था। फिर जमीन पर गिरने से पहले वो अचानक उसे एक किस देती है। कुछ समय बाद शार्ली पिंक में बदल जाती है, जो उसे एक आखिरी बार देखकर बहुत खुश है। हालांकि हु बाई उसे खोने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे उठाकर राजकुमार के ताबूत में लाता है और उम्मीद करता है कि शायद इससे वो ठीक हो जाएगी। वो उसके बगल में लेट जाता है और धीरे से उसके माथे को अपने माथे से छूता है, जिससे उसे उसके बचपन की यादें दिखने लगती है और उसे पता चलता है कि पिंक के पास बचपन से ही एक अलौकिक शक्ति थी जो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर सकती थी। इसीलिए हु बाई पहले गहरी खाई में गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। हालांकि पिंक की माँ ने किसी कारणवश उसे इन शक्तियों का उपयोग करने से मना किया था और एक दिन उसकी माँ नीली आग में जलकर मर गई थी, जिससे पता चलता है कि वो राक्षसों के वंशज थी जिन्होंने इंसानी रूप धारण किया था। उस विजन के समाप्त होने से पहले पिंक हु बाई से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे अपने पिता को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। इसके साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है और हु बाई का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर के पछतावे के बाद वो शांत हो जाता है और उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करने का फैसला करता है और फिल्म हु बाई द्वारा टीम के बाकी सदस्यों के साथ मिशन को फिर से शुरू करने के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।